गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार सार्थक कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे रीजनिंग की। ठीक है। और देखिए, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं हमें पहले पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट है क्या। तो रीजनिंग को हम अन्य शब्दों में, जो हिंदी में हम बोलेंगे, तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट लिमिटेड है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, वहीं रेलवे में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, बैंकिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कंटेंट लिमिटेड है, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इस सब्जेक्ट को आपको बहुत बढ़िया तरीके से पक्का करना है, और वो काम हमारा है। और देखिए, सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं रीजनिंग के। एक होता है वर्बल पार्ट और एक होता है नॉन वर्बल पार्ट। देखिए, वर्बल पार्ट में क्या होगा, नंबर्स इंक्लूड करेगा एग्जामिनर, जो आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले चीज इंक्लूड क्या होंगे, नंबर्स, अल्फाबेट्स, अब ये नंबर्स एक सीरीज में भी आ सकते हैं, मिसिंग नंबर में भी आ सकते हैं, एक पैराग्राफ बना देगा, उसमें वो डायरेक्शन भी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में। तो अलग अलग टाइप के। वहीं अगर जो नॉन वर्बल की बात की जाए तो नॉन वर्बल का साफ सा मतलब होता है यहाँ पे पिक्चर्स इंक्लूड हो जाएंगी। क्या इंक्लूड होगी, पिक्चर्स। पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पे एक पैराग्राफ ना होके आपको वही नंबर अल्फाबेट्स वो पिक्चर के रूप में आप लोगों के एग्जाम्स में वो आएंगे। जैसे कि वाटर इमेज आ गई, मिरर इमेज आ गई, अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नॉन वर्बल में किस टाइप के टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन। देखिए, वर्बल रीजनिंग में सबसे जो पहला आपका टॉपिक आएगा वो आएगा एनालॉजी, जिसके हम बोलते हैं समानता। एनालॉजी का टॉपिक आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, समानता। देखिए, अब इसमें क्या पूछेगा कि ऐसे आपको दो शब्द दे देगा कि वो अन्य किन्हीं दो शब्दों से समान होंगे। जैसे कि अब 12 और 14 आपको सपोज ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा, और उसके बाद ये दे देगा आपको 15 और क्वेश्चन मार्क। अभी देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल अगर देखा जाए तो 12 + 2 14 होते हैं, तो 15 + 2 कितने हो जाएंगे, 70। तो पहला जो टॉपिक है वो एनालॉजी का होता है। इसमें क्या होगा, आपको वो समानता शो करेगा कि आपको समानता बतानी होगी, किन्हीं दो की दे रखी होगी और अगले दो में आपको समानता बतानी होगी वहां पर। अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है ओड वन आउट, विषमता। देखिए, पहला जो विषय था वो समानता का था, पहला जो विषय था वो किसका था, समानता का था। अब जो है वो विषमता का, यानी कि ओड वन आउट के प्रश्नों में जहां पर भी आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो एक समान होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा आपका, अलग होगा। यानी कि अगर जो सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कार, ट्रक, ट्रेन और मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन और मोटरसाइकिल। अब अगर जो देखा जाए तो देखिए, सिंपल सा है, इसमें 3 एक जैसे हैं, कार, ट्रक और मोटरसाइकिल। तीनों कहां चलते हैं, रोड पर, और जबकि ट्रेन कहां चलती है, अपने ट्रैक पर, यानी अपनी पटरी पर चलती है। तो कहने का मतलब है कि आपको इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का पहले भी मैंने बताया है आपको, हिंदी में क्या मतलब होता है इस रीजनिंग का, तर्क शक्ति। आप किस तरह से तर्क के ऊपर आपका जो माइंड है वो कैसे, आपका माइंड तर्क के ऊपर आपको कैसे वहां पे उस तर्क के जो सवाल होंगे कैसे आपका दिमाग जो है वो सोल्व करेगा उनको क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स, देखिए मिसिंग नंबर्स में क्या होगा, मिसिंग नंबर्स में अज्ञात संख्या ज्ञात करें।
देखिए इसमें आपको एक सीरीज दे देगा, सपोज उसने सीरीज दे दी 2 4 6 8। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क रख दिया। अब अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे दो कर रहा है, यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि ये सभी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स हैं। तो अगला अक्षर अपने आप क्या आ जाएगा, जो वो अज्ञात संख्या है वो क्या आ जाएगी 10। ठीक। अब अज्ञात संख्या में ही एक तरह का जो सवाल प्रश्न जो आता है वो क्या आता है आपके पास, इस तरह से वो बॉक्स के अंदर आपको दे देगा। इसको बोलते हैं आकृति में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। देखिए अब इसमें वो कैसे देगा, सपोज उसने ये दे दिया आपको, अब अगर ऐसे प्रश्न में आपने क्या करना है, देखिए जब भी आपसे आकृति में ज्ञात संख्या वो पूछेगा एग्जामिनर, तो या तो हॉरिजॉन्टली चलिए, इसमें हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, ऐसे, या उसमें चलिए वर्टिकली। अब देखा जाए तो 2 4 5 कुछ नहीं बन रहा है इसमें। अब ये देखा जाए तो ये 6 कैसे आ सकता है, 2 जमा 4, 2 जमा 4 कितने होते हैं 6, 4 और 8 12, यानी कि इन दोनों को जोड़ने हैं। तो जोड़ के हमारा क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों को जोड़ के आ रहा है। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, तो हमारा आंसर अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो जो भी आकृति में आपसे यहाँ पे अज्ञात संख्या पूछी जाएगी तो आपने इस तरह से करनी है। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा कैलेंडर का। देखिए कैलेंडर में सिंपल सी चीज है, आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, 15 जैसे कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। अब आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है, लेकिन उसमें क्या है 2-2 पेज का प्रश्न था। अब एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं है आपके पास कि आप 2-2 पेज का प्रश्न एग्जाम में सोल्व करने बैठेंगे, तो आपके एग्जाम को वहां पे पहले से ही आपके एग्जाम में आपका जो टाइम है आपको वो ध्यान रखना है, तो वहां पे आपके टाइम की बर्बादी होगी। तो अब जैसे कि आपकी यहाँ इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो नेक्स्ट क्लासेस से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे होगा। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रीजनिंग ही नहीं बल्कि मैथ भी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के जनरल स्टडीज के होते हैं वो भी यहाँ पर होंगे। और रीजनिंग तो जैसे आप मुझे जानती हैं, रीजनिंग के टॉपिक तो मैं ही आपको करवाऊंगा, और इसके अलावा मैथमेटिक्स आपको मोनो सर करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सब कुछ चलेगा। और जैसे कि अब दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। अब फ्राइडे था, अब अगर जो लंबे तरीके से करेंगे फ्राइडे तब भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको 4 स्टेप का एक ऐसा तरीका बताया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम ही सोल्व है। यहाँ पे बस एक टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, एक टेबल आपको लिखवाई हुई है। जिनके पास नहीं है उनको भी जब इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो वो करवाएंगे यहाँ पे। तो वो आपको 30 स्टेप में आपको डे पता लग जाएगा। 30 स्टेप में आपको देर कितनी लगनी है, 2 सेकंड में, 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कैलेंडर आ गया। अभी इसमें जो 5वां टॉपिक होता है वो होता है वेन डायग्राम का। देखिए वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। वेन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं वेन आलेख। देखिए वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, वेन डायग्राम में आपको सबसे जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो क्लास का यानी समुदाय का। सपोज आपको 3 अक्षर दे दिए, फर्नीचर, चेयर और टेबल। देखिए जब ये टॉपिक करवाया जाएगा तो आपको वेन डायग्राम कई तरह के बनवाए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि कौन सी क्लास किसमें कवर होती है। लेकिन सबसे पहले देखिए क्लास, इसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, फर्नीचर, चेयर या टेबल। तो चेयर टेबल किसमें आ सकते हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर की सबसे बड़ी क्लास है, तो जो सर्कल होगा सबसे बड़ा फर्नीचर का होगा यहाँ पे। अब चेयर और टेबल, चेयर और टेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
चेयर और टेबल देखिए, वैसे तो चेयर के साथ टेबल आती है, लेकिन है तो वो अलग अलग दो चीजें ना। तो चेयर यहाँ पे ला सकते हैं और टेबल यहाँ पर। तो बेसिकली वेन डायग्राम में आपको अपनी क्लास, देखिए एक समुदाय का मतलब क्लास का आपको पता होना चाहिए। क्लास देखिए वेन डायग्राम में क्लासेस आती हैं, सब क्लासेस आती हैं, हर तरह की चीज आएगी वो। तो वेन डायग्राम में आपको ये यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में आप अपनी क्लास को कैसे डिफाइन करना है। तो बाकी जब आप लोगों की इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास होगी तो वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रही है। इसके बाद आपका आता है डाइस एंड क्यूब्स। देखिए डाइस एंड क्यूब्स, डाइस का मतलब होता है पासा। क्या मतलब होता है? पासा। लूडो और सांप सीढ़ी की गेम हम लोगों ने बहुत बार खेली है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं डाइस के, वो किस तरह से आएंगे? सपोज उसने 2 डाइस दे दिया आपको, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा स्टेट के और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पक्का आता है। एसएससी सीजीएल में आएगा, एसएससी सीएचएसएल में आएगा, रेलवे में आएगा। तो क्या मतलब के एग्जाम्स में आएगा? सपोज वो ये दे देता है आपको यहाँ पे 1 4 6 1 4 5। अब देखा जाए तो इस डाइस में 2 फेस आपके सेम आ रहे हैं, 1 1 के। तो वो क्या पूछेगा आपसे? 6 के ऑपोजिट क्या है? 6 के ऑपोजिट क्या है? तो जब भी डाइस में 2 फेस सेम होंगे तो वहां पे 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 5। तो डाइस में आप लोगों को ये पहचानना बहुत जरूरी है कि किसके ऑपोजिट क्या आएगा। ठीक, तो ये है डाइस एंड क्यूब्स का चैप्टर। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? जो आपके रिश्ते, ठीक है, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। सपोज देखिए मैं अगर जो एक बात यहाँ बोलूं कि एक पिता का एक पिता ए है और उसका पुत्र सी है। पिता क्या है? ए है। सपोज मैं इसको स्क्वायर में करता हूँ यहाँ पे, और इसका पुत्र क्या है? सी है। तो अब ये इसका पुत्र है, मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल। तो अब एक बात का ध्यान देना, ये जो पुत्र है अपने पिता के लिए साथ में पुत्र किसका है? सपोज बी कोई लेडी है, इसकी वाइफ है, तो ये पुत्र इसके लिए भी तो है। अगर जो ए का पुत्र सी है तो वो जो बी ए की वाइफ है तो पुत्र वो जो सी है वो बी का भी तो है। लेकिन बी इसकी क्या है? माता, और ए इसका क्या है? पिता। अब सपोज जो ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्वेश्चन गलत कहाँ होता है, वो कह रहे हैं कि सी जो है वो ए का बच्चा है या सी जो है वो ए का चाइल्ड है। अब एक बात का ध्यान देना, सी जो है वो ए का चाइल्ड है। अब जेंडर किसका नहीं पता। देखिए सी लड़का भी हो सकता है और सी जो है वो बॉय भी हो सकता है और सी जो है वो गर्ल भी हो सकती है। ए उसकी मदर भी हो सकती है और ए उसका फादर भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न में जो आगे की जो पंक्तियां या लाइन्स होंगी उसमें वो आपको क्लियर करेगा कि किसका जेंडर क्या है। तो बेसिकली ब्लड रिलेशन में आपको ये जरूर ध्यान रखना। और जो लोग क्लास लगा चुके हैं, फैमिली ट्री आता है वो बनवाया हुआ है, उसकी मदद से आप ब्लड रिलेशन का कोई भी किसी भी लेवल के एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी जब भी हम लोग टॉपिक करेंगे तो आप सब लोगों को ये भी बताया जाएगा कि वो ट्री कैसा है, कैसे बनता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन, दिशा, किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, देखिए दिशा में सबसे पहले आप लोगों को एक आपको आकृति बनानी है, उसके बेस पे आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए आकृति कैसे बनती है, वो ये प्लस का निशान है, ये नॉर्थ, ये साउथ दिशा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण,
पूर्व पश्चिम। देखिए एरर कहाँ होता है, हम इसको तो पश्चिम लिख देते हैं और इसको पूर्व लिख देते हैं, क्यों, इधर वेस्ट बंगाल है, जबकि आपको ये सबसे पहले ध्यान देना है, जल्दी जल्दी में ऐसा एरर हो जाता है। तो बस करना कुछ नहीं है यहाँ पे, सपोज एक क्वेश्चन आपके पास, हाँ एक चीज को और ध्यान रखना है, कहीं से क्वेश्चन को तो आपने स्टार्ट नहीं करना, क्वेश्चन आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज वो कहते हैं ए 10 कदम 1 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ठीक, और वहां से वो अपने दाएं मुड़ा। देखिए दाएं का मतलब ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका दायां हो गया, तो यहाँ से राइट मुड़ा, यहाँ से 1 किलोमीटर चला, तो वो अब किस दिशा में उसका मुंह है। तो प्रश्न क्या आएगा कि कोई बंदा ए था, कोई व्यक्ति ए था, वो 1 किलोमीटर अपने उत्तर में चला, वहां से वो बाएं मुड़ा, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में उसका मुंह, पूर्व दिशा में। एक आउटलाइन आपको दी जा रही है, इंट्रोडक्शन दी जा रही है, दिशा में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप जैसे एग्जाम कर रहे हो, जो भी आपका लेफ्ट बनेगा राइट बनेगा, आपने उसी हिसाब से चलना है, किस दिशा में, नॉर्थ में। अगर जो साउथ में चल रहा है तो वो आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्थ का राइट है वो साउथ का लेफ्ट बन जाएगा, जो नॉर्थ का लेफ्ट है वो साउथ का राइट बन जाएगा। अभी ये है आपका डायरेक्शन। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है रैंकिंग का। देखिए रैंकिंग का टॉपिक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट एग्जाम जैसे कि हरियाणा और अदर स्टेट एग्जाम, मेनली बैंकिंग में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा रैंकिंग का और ऑर्डर का, सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग में इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी, और बैंकिंग में कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट के 20 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि वो कह देगा कि 8 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, सर्कल की जगह में टेबल भी दे सकता है, वो टेबल स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, अलग अलग टेबल्स वहां पे आएंगी। तो सबसे पहले जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसमें ये बोल देगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 फ्रेंड्स हैं, सर्कल में बैठे हैं, वो एक सर्कल में बैठे हैं, ए बी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं। तो उसमें आपको जो लाइन्स हैं वो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी होगी। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा पजल आपका गलत हो जाएगा वहां पे। अब बात करते हैं रैंकिंग की। देखिए रैंकिंग में जो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, रैंकिंग का सबसे पहले तो एक सिंपल से लॉजिकल होता है। रैंकिंग में एक लाइन है, 2 तरह की लाइन आती हैं, एक होगी वर्टिकल लाइन और एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन में क्या होगा, सपोज आप स्कूल में भी आप लोग जब जैसे प्रेयर करते थे तो एक लाइन में खड़े होते थे आप लोग, सपोज ये आप लाइन में खड़े हैं यहाँ से, और कई बार लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक कक्षा में 40 बच्चे थे, एक कक्षा में कितने बच्चे थे टोटल, 40 बच्चे थे। ए का रैंक ए का जो रैंक था वो टॉप से 6th था, तो ए का रैंक बॉटम से बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। आप अगर जो 40 बच्चे टोटल हैं तो अगर जिसमें कुछ नहीं करना होता आपने, जो रैंकिंग है यहां पे आपको टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, बस। तो रैंकिंग में आपको इस तरह से करना है, यहां से आपका आंसर आपको इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। बाकी जब ये टॉपिक आपको करवाया जाएगा तो बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये थी वर्बल। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको जो आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके आकृति के ऊपर, यानी कि एक पिक्चर बना के, सपोज इसमें जो चैप्टर आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले वाटर इमेज, मतलब कि आपको सपोज उसने ये दे दिया ए और ई, वो कहेगा इनकी वाटर इमेज बनाइए। देखिए वाटर इमेज में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, टॉप बॉटम में चला जाएगा और बॉटम
टॉप में चला जाएगा। मतलब कि इसका टॉप क्या है, इसका ये, और इसका बॉटम क्या है ये। वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप हो जाएगा वो बॉटम में, और जो बॉटम हो जाएगा टॉप में। तो देखते हैं, जो टॉप है ये इस तरह से। अब अगर जो हम ई की बात करें तो ई का टॉप क्या है ये, और बॉटम ये। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। वाटर इमेज में और मिरर इमेज में सबसे बड़ा फर्क यही है कि हम मिरर इमेज में हम लोग लेफ्ट राइट को रोटेट करते हैं, वाटर इमेज में टॉप बॉटम को। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉप और बॉटम में लिखना है। अब देखिए, अगर जो मैं इसको ऐसे करूं, ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें क्या हुआ, राइट साइड घूमगी, तो इसकी वाटर इमेज तो ऐसे बनेगी, तो इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, ई की तो यही रहेगी, दो बॉटम दोनों क्या है इसमें सेम ही है। अभी इसी में जो नेक्स्ट इसमें आता है वो होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज कहने का मतलब क्या है, अगर जो इस आकृति को हम शीशे में देखें तो वो कैसी नजर आएगी। लेकिन मिरर इमेज में वही, अब इसी को अगर मैं मिरर इमेज में ए ई की बना लेते हैं, मिरर इमेज कैसे बनेगी। अब ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। वाटर इमेज में हम लोग क्या करेंगे, टॉप और बॉटम, वाटर इमेज में हम लोग क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को रोटेट कर रहे थे, जबकि मिरर इमेज में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को रोटेट करेंगे। तो अब देखते हैं जरा क्या बनेगा, इसका लेफ्ट और राइट तो सेम ही रहेगा, ए तो ऐसे है। अब ई पे आ जाइए, देखिए ई में क्या था, ये राइट है और ये लेफ्ट। अब राइट साइड आ जाएगा और तो यहां पे मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो नॉर्मल में कई तरह के टॉपिक हैं, तो जैसे आप लोगों की आगे की क्लासेस लगेगी हम इसी तरीके से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।